हेलो चिल्ड्रन। मैं हूं डॉक्टर ऋतु जौहर, आपकी एजुकेटर फ्रॉम द चैनल H2O द A to Z ऑफ केमिस्ट्री। और आज हम एक क्लास 9 ICSE का चैप्टर शुरू करने वाले हैं एंड दैट इज द स्टडी ऑफ गैस लॉस। मगर ये जो चैप्टर है वो क्लास 9 ICSE के अलावा और किन स्टूडेंट्स को हेल्पफुल होने वाला है वो है CBSE स्टूडेंट्स जो कि क्लास 9th और क्लास 10th में पढ़ते हैं और अपनी NTSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वेरियस अदर ओलंपियाड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को पूछा जाता है। So this is going to be helpful not only for the class 9th ICSE students but also for class 9th and class 10 students, किसी भी बोर्ड के हों, चाहे CBSE या वेरियस स्टेट बोर्ड्स, और वेरियस ओलंपियाड्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, NTSC के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आज हम शुरू करेंगे इसका लेक्चर नंबर 1। और आज के लेक्चर में व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस ऑन द बेसिस ऑफ द काइनेटिक थ्योरी। तो पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि काइनेटिक थ्योरी क्या है और फिर उसके बेसिस पे अंडरस्टैंड करेंगे कि गैसेस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आई होप यू आर गोइंग टू एंजॉय योर लर्निंग विद मी। तो आप लोगों ने अपनी जूनियर क्लासेस में जरूर पढ़ा होगा कि हमारे पास जो हमारे आसपास हर एक चीज होती है हम उसे मैटर बोलते हैं। एनीथिंग दैट इज अराउंड अस विच ऑक्यूपाई स्पेस विच हैज सम मास एंड विच वी कैन फील विद वन और मोर ऑफ अ फाइव सेंसेस, दैट इज व्हाट वी कॉल एज मैटर, राइट। और मैटर की तीन स्टेट्स होती हैं। मैटर किसी भी तीन स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है और फिजिकल मींस के साथ हम एक स्टेट ऑफ मैटर को एक सब्सटेंस की दूसरी स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ये आप सब चीजें जूनियर क्लासेस में पढ़ते आ रहे हो, तो आप जानते हो कि द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर दे आर द सॉलिड्स, द लिक्विड्स, द गैसेस। सॉलिड्स के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास पास में होते हैं, लिक्विड्स के अंदर दूर दूर होते हैं और गैसेस के अंदर बहुत ही ज्यादा दूर दूर होते हैं, राइट। और इन तीन स्टेट्स ऑफ मैटर को हम सबसे अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं विद वाटर, क्योंकि वाटर इन तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में एग्जिस्ट करता है। वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड हम सब पीते हैं, उसके बिना तो प्यास ही नहीं बुझती है, चाहे कुछ भी हो जाए। पानी के बिना तो हम जिंदा नहीं रह सकते। सो वो जो पानी हम पीते हैं दैट इज अ लिक्विड। ठीक है, अब अगर हम इस लिक्विड वाटर को रेफ्रिजरेट करें, ठंडा हो जाएगा, और अगर इसे फ्रीजर में रखते तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइस क्या होता है? सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, राइट। सो सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर इज आइस। अब इसी आइस को हम वापस हीट कर दें तो फिर से पानी बन जाता है, राइट। और अगर इस पानी को और ज्यादा हीट करेंगे, जैसे कि हमने एक चाय बनानी है तो पानी को लेंगे एक पैन के अंदर और उसको गर्म करना रखेंगे, राइट। और वो पानी किस में कन्वर्ट होता है जब गर्म होता है? तो वेपर्स में कन्वर्ट होता है। सो दीज वाटर वेपर्स और स्टीम, दिस इज द गैसियस स्टेट ऑफ वाटर। So we have water existing in three states: the solid, the liquid and the gas. ठीक है, so I hope आप सब लोग इसके बारे में अच्छे से समझते हैं। तो हमारे पास कोई भी मैटर है, कुछ भी है, कोई भी सब्सटेंस है, तो वो तीन फिजिकल फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है एंड दिस इज बेस्ड अपॉन द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, राइट। अगर ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं तब जाके पार्टिकल्स एक दूसरे के पास पास में रहते हैं, और क्योंकि वो पास पास में रहते हैं वो एक फिक्स्ड शेप रखते हैं, एक फिक्स्ड वॉल्यूम रखते हैं और हम उनको बोलते हैं सॉलिड। ठीक है, और अगर ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी कम होती हैं तो पार्टिकल्स थोड़ी दूर दूर जा सकते हैं, और क्योंकि वो थोड़ी दूर दूर जा सकते हैं तो वेल वो एक फिक्स शेप नहीं रखते हैं बट फिर भी एक फिक्स्ड वॉल्यूम रखते हैं, तो हम उसको बोलते हैं लिक्विड। और अगर ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर हो जाए, ऐसा हो कि बस है ही नहीं है इनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, तब वो बनती है गैसियस स्टेट ऑफ मैटर, जिसके अंदर ना तो एक फिक्स्ड शेप होता है ना एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। और इसी गैसियस स्टेट ऑफ मैटर को तो ही हमने पढ़ना है, ठीक है, व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी द गैस लॉज। अब मैटर जो है अपने फिजिकल फॉर्म को चेंज करता है, ठीक है, जब ये स्टेट्स ऑफ मैटर में कन्वर्जन होता है, एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट करता है या एक लिक्विड गैस में कन्वर्ट करता है या एक गैस लिक्विड में और लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट करता है, बट उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर वाटर की बात करें तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं,
राइट। वाटर के मॉलिक्यूल्स दे आर द H2O मॉलिक्यूल्स। वो मॉलिक्यूल्स चाहे वो वाटर लिक्विड हो, चाहे वो आइस हो, चाहे वो गैसियस स्टेट ऑफ वाटर हो, वाटर वेपर हो, उन सब के अंदर वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो तो सेम रहते हैं। और अगर वो सेम रहते हैं तो वेल उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी सेम रहती हैं, ठीक है, वो कभी भी चेंज नहीं होती। So we have the solid with very strong intermolecular forces of attraction। क्योंकि strong intermolecular forces of attraction है इसलिए molecules एक दूसरे के close contact में हैं। और क्योंकि वो एक close contact में है तो अगर हम एक एरिया ले लें, एक वॉल्यूम ले लें, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स का नंबर आएगा वो ज्यादा आएगा और इसलिए उनकी जो डेंसिटी होगी सॉलिड्स की वो सबसे ज्यादा होगी। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। अगर मैं एक फिक्स्ड वॉल्यूम ले लूं सॉलिड का तो सॉलिड के अंदर इसका जितनी भी वॉल्यूम है उसके अंदर जो पार्टिकल्स आ रहे हैं उनका नंबर ज्यादा होगा। और अगर उनका नंबर ज्यादा होगा और एक पार्टिकल का जो मास है उसके साथ ऐड करते जाओ सारों का मास, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे कितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, सारों का टोटल जो मास होगा दैट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम, दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज डेंसिटी, ठीक है। और अगर हम इसको एक लिक्विड के साथ कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स फिट इन हुए हैं ये ज्यादा हैं और यहाँ पे ये नंबर कम है और गैसेस के केस में तो ना के बराबर ही हो गया है, ठीक है। तो सेम उतने ही वॉल्यूम में सॉलिड के केस में ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे तो ज्यादा मास होगा और ज्यादा मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज डेंसिटी। सो सॉलिड्स के केस में जो डेंसिटी होगी वो सबसे ज्यादा होगी और यहाँ पे ये पार्टिकल्स मूव नहीं कर पा रहे हैं, एक कांस्टेंट पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि जो सॉलिड्स हैं इसके अंदर जो डिसऑर्डर है, एक रेगुलर अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट के अंदर बैठे हुए हैं, लाइंस बना के बैठे हुए हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स वो मूव नहीं कर रहे, सो देयर इज वेरी लो डिसऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज द लिक्विड्स। सो लिक्विड्स के अंदर पे भी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। हाँ, ये उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती जितनी कि सॉलिड के केस में होती है। मॉलिक्यूल्स कंटैक्ट में होते हैं मगर उतनी कंटैक्ट में नहीं होते, फिर भी थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं। मॉडरेट डेंसिटी होती है, ठीक है। तो सॉलिड के कंपैरिजन में डेंसिटी कम होगी और गैस से ज्यादा होगी और मॉडरेट डिसऑर्डर भी होगा क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस ज्यादा हैं, सो दे कैन मूव। Next we have is the gases where we have very weak intermolecular forces of attraction, जिसे हम एक्चुअली में कहते हैं कि ना के बराबर ही है, ठीक है। और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल भी कंटैक्ट में नहीं है और डेंसिटी इसलिए बहुत ही कम होगी क्योंकि आप देख सकते हो कि उतने ही वॉल्यूम में कितने सारे पार्टिकल, सिर्फ 3, और यहाँ पे काउंट भी नहीं कर पा रहे हैं, बहुत टाइम लगा के गिनना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे डेंसिटी सबसे ज्यादा, सबसे कम, सॉरी थोड़ी कम और सबसे कम डेंसिटी इन द केसेस ऑफ गैसेस एंड दिस इज अ हाईली डिसऑर्डर्ड स्टेट। पार्टिकल्स कहीं पे भी मूव करते ही रहते हैं, ये एक अनडिसिप्लिन्ड क्लास है, ठीक है। 3 बच्चे हैं, इधर उधर भागे जा रहे हैं और कोई कंट्रोल करने वाला भी नहीं है, इसलिए बहुत ही अनडिसिप्लिन्ड क्लास है। और यहाँ पे सब लाइन में बैठे हैं, जगह ही नहीं है मूव करने की। अगर ऐसे नहीं बैठेंगे तो क्या करेंगे, है ना। अगर अपनी पोजीशन से हिल जाएंगे तो कोई आके और बैठ जाएगा और उनको जगह नहीं मिलेगी, सो वो अपनी जगह पे बैठे रहते हैं, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी लो डिसऑर्डर्ड state and the gaseous state is a very highly disordered state, ठीक है। सो आई होप यू नाउ अंडरस्टैंड these 3 states of matter। इनको आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, इसलिए बहुत डिटेल में हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बट आई होप यू हैव रिवाइज्ड योर concepts that you have already learned। सो इस सबसे जो डिस्कशन हमने अभी किया, रिविजन हमने किया द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर की, उससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो गैसियस स्टेट होती है ना, ये सबसे सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ मैटर होती है और इसके अंदर जो बिहेवियर है ना गैसेस का वो काफी ही रेगुलरिटी शो करता है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि एक गैस को अगर आप दूसरी गैस के साथ कंपेयर करोगे ना तो उनके जो बिहेवियर है ना वो बहुत सारे सिमिलर हैं। आप ये कह सकते हो कि ये भी शरारती बच्चा है, ये भी शरारती बच्चा है, ये भी शरारती बच्चा है, तो तीनों के तीनों एक जैसे ही नॉटीनेस करने वाले हैं, टिक के नहीं बैठते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं। तो ये सारी चीजें हम उन सारे शरारती बच्चों में देखते हैं, राइट। जब हम लिक्विड स्टेट पे जाते हैं और सॉलिड स्टेट पे जाते हैं तो एक सॉलिड और दूसरे सॉलिड को आप कंपेयर करोगे तो उनके बिहेवियर्स में बहुत डिफरेंस होता है। मगर गैसियस स्टेट में जो भी मैटर है, वेल आप उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है ना उनको कंपेयर कर सकते हो,
राइट। एक गैस दूसरी गैस के साथ बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी रखती है इन बिहेवियर, राइट। और जब हम किसी भी गैस को चेंजेस को सब्जेक्ट करते हैं टू certain conditions like pressure and temperature, they behave similarly and they behave according to certain simple generalizations called as the gas laws. तो क्योंकि सारे के सारे सिमिलरली बिहेव करते हैं, तो जब भी हम किसी भी गैस को प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम चेंजेस उनके अंदर लेके आते हैं, तो हम देखते हैं कि वो सारे एक ही जैसा पैटर्न फॉलो करते हैं और उस पैटर्न को हमने एक नाम दे दिया, दैट इज कॉल्ड एज द गैस लॉस, कि अगर वो एक गैस है तो वो ये वाला लॉ फॉलो करेगी। अगर एक गैस का प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस के साथ ये होगा, अगर एक गैस का वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो गैस के अंदर ये चेंजेस आएंगे। वो गैस कोई भी हो सकती है, ABCDEFGH, कोई भी गैस, right? So the gases, when they are subjected to changes in external conditions like pressure and temperature, they behave according to certain simple generalizations and these are known as the gas laws, जिन्हें हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है। So the gas laws, they are based on a theory known as the kinetic theory of gases. तो ये जितने भी गैस लॉज हैं उसे हमने डिराइव किया है फ्रॉम द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सो इसलिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम क्या है कि हम ये अंडरस्टैंड करें कि काइनेटिक थ्योरी क्या है। So the kinetic molecular theory of gases, this was given by the scientist Bernoulli, और उसके जो postulates हैं वो हैं, number 1, the gases they consist of very large number of minute point masses, identical particles, atoms or molecules separated by large distances. The actual volume of the molecules is negligible in comparison to the empty space between them. ठीक है, ऑल्दो मैं इन सब पोस्टुलेट्स को वन बाय वन डिटेल में भी एक्सप्लेन करूंगी, बट जस्ट एक बारी हम उसको रीड कर रहे हैं तो दोबारा से रीड करते हैं कि जो गैसेस होते हैं उसके अंदर पहले तो बहुत सारे माइन्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, पार्टिकल्स कौन से प्रेजेंट है, उनके अंदर एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं। सो वी नो दैट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स दैट वी हैव, दे आर द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो सारे की सारी जो गैसेस होती हैं वो बहुत सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बनी हुई होती हैं, राइट। अब ये जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं हम ये मानते हैं कि ये बहुत ही छोटे हैं, ये पॉइंट मासेस हैं, ठीक है, ना के बराबर इनका मास है, ठीक है। और ये सारे के सारे क्या हैं, आइडेंटिकल है। अगर एक गैस है तो उसके अंदर एक गैस के एटम्स जो होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे वो सब आइडेंटिकल होंगे एंड दे विल बी सेपरेटेड बाय लार्ज डिस्टेंसेस। अभी हमने कहा कि जो गैसेस होते हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत ज्यादा होती है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती है, इसलिए ये दूर दूर होते हैं। सो दे आर सेपरेटेड बाय लार्ज डिस्टेंसेस एंड द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द एम्प्टी स्पेस बिटवीन देम। अगर आप उन सारे एटम्स मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा कर दो तो आप देखोगे कि वो जो वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो ना के बराबर है इन कंपैरिजन टू उनके बीच में जो स्पेसेस प्रेजेंट है। आई विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दीज वन बाय वन अगेन। Then there is no force of attraction between the particles of a gas at ordinary temperature and pressure. तो मैंने आपको बोला कि इनके बीच में जो forces of attraction है वो ना के बराबर है। Then we have the particles of a gas. They are in always a constant random motion. हमेशा मूव करते रहते हैं और अपनी ही मस्ती में अपनी ही डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं, कभी इधर जाएंगे कभी इधर जाएंगे, जस्ट लाइक द नॉटी चिल्ड्रन, जो कि मैंने आपको बोला कि 3 बच्चे हैं कमरे के अंदर और घूमते फिरते जा रहे हैं, कभी किधर घूम चलते हैं कभी किधर, कोई भी डायरेक्शन उनकी फिक्स्ड नहीं है। Then the particles of a gas, they move in all possible directions in straight lines. ठीक है, एंड जब वो स्ट्रेट लाइन का मीनिंग ये है कि अगर एक बच्चा है वो जा रहा है और दूसरी जगह तक, ठीक है, और वो बिल्कुल जब जाएगा ना एक सीधा मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, ठीक है। ऑल्दो एक बच्चे के केस में इट इज वेरी डिफिकल्ट कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, वो कभी इधर टेढ़ा जाएगा कभी उधर जाएगा, इस तरीके से ऐसे ऐसे, बट एक गैस का जो एटम या मॉलिक्यूल होगा वो बिल्कुल ऐसे सीधा जाएगा। अब अगर वो तब तक सीधा जाता रहेगा जब तक वो किसी के साथ टकरा ना दे, ठीक है, या वो किसी और एटम या मॉलिक्यूल के साथ टकरा ले या वो वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ टकराएगा। अब अगर वो टकराएगा फिर उसकी डायरेक्शन बदल सकती है और फिर वो सीधा और फिर मूव करता रहेगा, फिर किसी से टकराएगा तो और आगे सीधा मूव कर जाएगा, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देगा, ठीक है। So the particles of a gas, they move in all possible direction in straight lines and during their random motion they collide with each other and with the walls of the container.
Heavier particles they move more slowly than the lighter particles at the same temperature. तो ये आई होप आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि एक पतला बच्चा एक मोटा बच्चा है, दोनों भाग रहे हैं, कौन सा तेज भागेगा? ऑब्वियसली पतला बच्चा भागेगा। तो जो हेवियर पार्टिकल्स होते हैं, हेवियर बच्चे होते हैं वो धीरे मूव करेंगे, और जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं, हल्के बच्चे होते हैं, वो तेज मूव करेंगे। With increase in temperature, the average kinetic energy of the gas molecules increases. Thus, the gas molecules they move faster at a higher temperature. ठीक है, तो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स की होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उनकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, तो जो पार्टिकल्स होंगे वो और तेजी से मूव करेंगे अगर हम गैस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे। So अब हम अंडरस्टैंड करते हैं the characteristic properties of the gases as explained using the kinetic theory of gases। तो वन बाय वन आप सारे postulates को भी अच्छे से अंडरस्टैंड कर लोगे और उनके बेसिस पे हम कैसे एक गैस के बिहेवियर को समझते हैं ये भी आप समझोगे। तो सबसे पहले है द कॉम्पोजिशन ऑफ द गैसेस, और सबसे पहला पोस्टुलेट क्या था काइनेटिक थ्योरी का कि ईच गैस इज कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट पॉइंट मासेस आइडेंटिकल पार्टिकल्स द एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स which are separated by large distances, and the actual volume of the molecules is negligible in comparison to the empty space between them। तो इसे आप कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हो? इसे आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर भरी हुई है कोई गैस, ठीक है, और ऊपर यहाँ पे फिटेड है एक पिस्टन। ठीक है, पिस्टन क्या होता है? बिल्कुल एक लीवर सा होता है, जैसे कि एक सिरिंज होती है, राइट। आई होप आप लोगों को मालूम है, आप लोगों ने सिरिंज को देखा है, कई बार लगवाया भी होगा। तो सिरिंज के अंदर क्या होता है? ये आगे ऐसे नीडल लगी हुई होती है, इसके अंदर आपकी मेडिसिन भरी हुई होती है। जब आपको इंजेक्शन लगना होता है तो पीछे से डॉक्टर जो होता है उसको प्रेस करते हैं, और वो क्या होता है कि जो लिक्विड होता है इसमें से नीडल में से बाहर निकल के आपको लग जाता है, आपकी बॉडी के अंदर वो इंजेक्ट कर देते हैं। तो वो कर क्या रहे हैं? पीछे से यहाँ से प्रेशर लगा रहे हैं, और ये पिस्टन जो है वो आगे आता जाएगा, आगे आता जाएगा तो इसको प्रेस करता रहेगा, और ये इस तरीके से बाहर निकल जाएगा लिक्विड फ्रॉम द स्मॉल होल ऑफ द नीडल ऑफ द सिरिंज, राइट। तो प्रेशर लगाने से पीछे से कंटेनर की जो वॉल्यूम है, सिरिंज की जो वॉल्यूम है वो कम हो रही थी। बिल्कुल वैसे ही हम अगर इसको ऊपर से प्रेस करेंगे तो इस कंटेनर की वॉल्यूम कम होती जाएगी। ठीक है, अब इस कंटेनर के अंदर प्रेजेंट है एक गैस, गैस के बहुत सारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, मगर उन एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है? लार्ज स्पेसेस। ठीक है, जब हम इसको ऊपर से प्रेस करेंगे तो वो वॉल्यूम कम होगी और पार्टिकल्स का नंबर तो उतना ही है। तो वो क्या करेंगे? जब स्पेस कम होगी तो वो जो पार्टिकल्स हैं वो पास पास में आ जाएंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि सपोजिटली आपके पास एक सोफा है, ठीक है, इस सोफे के ऊपर 5 लोग बैठे हैं, ठीक है, मगर ये 5 लोगों के लिए सफिशिएंट सोफा था। ऑल राइट, बड़े आराम से ये लोग बैठे थे। अब मेरे को क्या चाहिए था? मुझे ये सोफा उठाना था, और मैंने उसकी जगह पे एक छोटा सोफा यहाँ पे रख दिया। अब मैंने इन 5 लोगों को कहा कि आप वहां पे बैठ जाओ। अब ये बेचारे कैसे बैठेंगे? ऐसे फंस के बैठेंगे, क्योंकि अब इनके लिए स्पेस ही नहीं है बीच में, है ना। तो अब ये क्या करेंगे? अब इनको बैठना तो है, अब ये खड़े भी नहीं रहना चाहते हैं, तो ये क्या करेंगे? फंस फंस के बैठेंगे। पहले खुले डुले बैठे थे, अब ये फंस फंस के बैठेंगे, एक दूसरे से मूव भी नहीं कर पाएंगे। तो बिल्कुल वैसे ही गैस के जो पार्टिकल्स थे, पहले उनको ज्यादा स्पेस मिली हुई थी तो वो आराम से अंदर बैठे हुए थे। जैसे जैसे हम इसकी स्पेस को कम करते रहेंगे वो पार्टिकल्स पास पास में आते रहेंगे, फंसते जाएंगे एक दूसरे के आसपास, ठीक है। और गैस के पार्टिकल्स हम कहते हैं कि उनकी जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो तो ना के ही बराबर है, और वो इतनी ना के बराबर है कि अगर आप इसको ऊपर से प्रेस करोगे, इनफैक्ट आप बिल्कुल वॉल ऑफ द जो फ्लोर है ना इसका कंटेनर का, उसको वहां पे नीचे तक टच भी कर लोगे, ठीक है, क्योंकि उनकी अपनी जो स्पेस वो खुद ऑक्यूपाई करते हैं जो मॉलिक्यूल्स, उनकी जो स्पेस है दैट इज नेग्लिजिबल। So that is why what will be happening is the actual volume of the molecules is negligible in comparison to the empty space between them. So this piston can even touch the floor of the container. ठीक है, वो बहुत पास पास में आ गए। ठीक है, वो क्यों आपस में पास पास में आ गए? क्योंकि उनकी अपनी वॉल्यूम ना के बराबर थी, उनके बीच में सिर्फ स्पेसेस ही स्पेसेस बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से उन्होंने सारे कंटेनर को ऑक्यूपाई किया हुआ था। ठीक है, सो आई होप ये समझ में आया आपको। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, वेल ब्यूटीफुल बैलून्स, है ना। तो हमने क्या किया, हमने एक बैलून लिया, उसके अंदर हमने गैस को फिल किया, राइट, और उसने ये वाली शेप एक्वायर कर ली। और अगर मैंने उसी गैस को किसी और बैलून में, हार्ट वाली शेप वाले बैलून में फिल किया, तो उसने वो हार्ट वाली शेप एक्वायर कर ली। व्हाट डज दिस मीन? वेल व्हाट दिस मीन्स इज वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द गैसेस। गैसेस दे हैव नाइदर डेफिनेट शेप नॉर वॉल्यूम। तो ना तो गैसेस की अपनी कोई शेप होती है, ना उनकी अपनी वॉल्यूम होती है। Okay, so what we have is that the gas molecules, they are tiny particles associated with motion in empty space. There are weak intermolecular forces of attraction between the molecules, और उसकी वजह से ये जो molecules होते हैं वो एक दूसरे से दूर दूर जा सकते हैं, और इसलिए वो हमेशा सारी की सारी space को occupy करेंगे which is available to them, and they will attain the shape of the container. ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल टू रिमेम्बर कि जो गैसेस होते हैं उनकी अपनी डेफिनेट शेप नहीं होती है। जिस भी गैस को आप जैसी भी शेप के अंदर फिल करोगे वो उसकी ही शेप ले लेंगे, ठीक है। तो शेप भी उसकी ली, और साथ में वॉल्यूम भी जितनी उनको अवेलेबल है उतने ऑक्यूपाई कर लेंगे। अगर आप एक थोड़ी सी गैस को इसके अंदर बैलून में भरोगे तो वो पूरे के पूरे बैलून में, ऐसा नहीं होगा कि थोड़े से हिस्से के अंदर गैस होगी और बाकी के अंदर नहीं होगी, नहीं, वो अपने आप को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा जितनी भी उसको स्पेस दी है। उसके अंदर आप और गैस भरोगे तो वो और बैलून फूल जाएगा, और भरोगे वो और फूल जाएगा, ठीक है। मगर जितनी भी आप गैस भर रहे हो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी इनटू द स्पेस दैट इज बीइंग गिवन टू इट। ओके, सो हमेशा एक गैस की वॉल्यूम क्या होगी, दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, एंड इट विल नॉट बी हैविंग एनी डेफिनेट शेप आल्सो, इट विल बी हैविंग द शेप ऑफ द कंटेनर। ओके, सो डू रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंटली, इसे हमें यूज करेंगे बहुत ज्यादा जब हम गैस लॉस को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास जो गैसेस होते हैं, दे हैव लो डेंसिटी, दैट इज डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था कि ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, एंड बाय द वर्च्यू ऑफ द रैंडम एंड zigzag मोशन ऑफ द कंटेनर एज वेल एज द स्पेसेस बिटवीन देम, तो ये गैसेस बहुत लार्ज वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करते हैं। और क्योंकि ये लार्ज वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, इनके बीच में लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेसेस हैं, तो वेल ये जो गैसेस होते हैं दे आर वेरी लेस डेंस, ठीक है। तो लीस्ट डेंसिटी होती है इन कंपैरिजन टू द लिक्विड्स एंड द सॉलिड्स, जिसे आपने ऑलरेडी अंडरस्टैंड किया था जब मैंने आपको वो सॉलिड, लिक्विड और गैस वाले डायग्राम्स दिखाए थे, ठीक है। So again, once again, you can see them also. So we have solid, the liquid and the gas. उतने ही वॉल्यूम के अंदर सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा, लिक्विड के बहुत कम, और गैस के तो ना के ही बराबर। So there is going to be very less density because the number of molecules per unit volume is less. If that is going to be less, obviously the mass per unit volume is going to be less, and the gases, they have low density. Now the next property that we have is कि जो gases होते हैं वो pressure exert करते हैं in all directions. अब इसका meaning क्या है? Let us understand this कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक कंटेनर है जिसके अंदर हमने गैस को फिल किया है, और ये जो पिंक बॉल्स आपको दिख रहे हैं, these are the molecules or the atoms of the gas, ठीक है। और हमने अभी ये भी स्टडी कर लिया है कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली मूव करते रहते हैं, है ना। हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ा कि वो किसी भी डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। जब वो किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं तो वो क्या करेंगे, वो गैस के और पार्टिकल्स के साथ भी कलाइड करेंगे, और वो वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ भी कलाइड करेंगे, ठीक है। तो ये आपस में भी एक दूसरे के साथ टकराएंगे और जाके वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ भी टकराएंगे। अब ये जो पार्टिकल्स हैं जब ये वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ जाके टकराएंगे, दे विल बी एक्सर्टिंग अ स्मॉल पुश और एन आउटवर्ड फोर्स। इसको आप कैसे अंडरस्टैंड करोगे, आप ऐसे अंडरस्टैंड करो कि आप एक जगह पे खड़े हुए हो, ठीक है। आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, राइट, और आप अपनी एक जगह पे खड़े हो, और आपके साथ आके एक बच्चा है जो जोर से तेजी से भागा आ रहा था, और उसने देखा नहीं कि आप खड़े हुए, और वो जाके आपके साथ टकरा गया। जब वो आपके साथ टकराएगा, क्योंकि बिकॉज यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, तो आप अपनी पोजिशन से तो नहीं हिले, ठीक है, आप वहीं के वहीं पे रहे। मगर जब वो बच्चा आपके साथ टकराया तो आपने उसकी जो एक पुश थी
उस जो जिस फोर्स के साथ वो आपको टकराया, वो आपने टकराव तो महसूस की, आपने उस बच्चे की फोर्स तो महसूस की, चाहे आप अपनी जगह से नहीं भी हिले, बिल्कुल वैसे ही स्ट्रॉन्ग खड़े रहे जैसे कि एक वॉल है। आप एक वॉल को जाके अगर गलती से जाके टकरा जाओ, आप चल रहे थे, भाग रहे थे, आपने नहीं देखा आगे सामने एक दीवार थी और आप उस दीवार को जाके टकरा गए, तो वो दीवार जो है वो वहीं की वहीं पे खड़ी हुई है, वो मूव नहीं की, बट आपने तो उसके ऊपर कोई फोर्स लगाई ना, बिल्कुल वैसे ही जो छोटे बच्चे ने आप पे फोर्स लगाई, तो आपने वो महसूस तो किया कि वो बच्चा आपके साथ आके टकराया, राइट, मगर आप स्ट्रॉन्ग थे, आप वहीं पे खड़े रहे। तो वो जो आउटवर्ड फोर्स है that divided per the unit area of the wall of the container is called as the pressure of the gas। जो फोर्स के साथ वो जाके टकराया डिवाइडेड बाय द एरिया, ठीक है, जिस एरिया पे वो जाके मॉलिक्यूल टकराया, दैट फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज द प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है। अब जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका नंबर तो बहुत ज्यादा है, तो बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि वॉल ऑफ द कंटेनर पे जाके टकरा रहे हैं, और बहुत ज्यादा टकरा रहे हैं, रैंडमली टकरा रहे हैं, तो हम ये मानते हैं कि हर वॉल के ऊपर एक इक्वल सा ही नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स जाके टकरा रहे हैं। अगर इस वॉल पे भी 10 जा रहे हैं तो अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं दूसरे पे भी 10 जाके टकरा रहे होंगे, क्योंकि ये नंबर बहुत ज्यादा है। देयर आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ वेरी स्मॉल एरिया, राइट। सो वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जाके टकरा रहे हैं, हम एवरेज पे मानते हैं कि सारे के सारे एवरेज जो है मॉलिक्यूल्स विच आर स्ट्राइकिंग ऑन टू द वॉल ऑफ द कंटेनर, ईच वॉल दैट इज गोइंग टू बी द एवरेज विल बी द सेम, राइट। सो व्हाट वी कैन से इज कि जो गैस है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। पहले तो क्यों प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, क्योंकि वो एक फोर्स लगा रही है जब वो उसको वॉल ऑफ द कंटेनर पे स्ट्राइक करती है, दैट फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर। और वो जो प्रेशर है, वो जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो हर तरफ बराबर ही लगा रहे हैं, ठीक है। सो द गैस एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है, ये समझ में आया। और ये कोई भी गैस हो सकती है, ABCDEFGH, कोई भी गैस अगर एक कंटेनर में है तो वेल दैट इज गोइंग टू बी एक्सर्टिंग प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस, right? I hope now this is clear to you. The gases exert equal pressure in all directions. नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि है हमारे गैसेस की, वो है कि जो गैसेस होते हैं दे आर हाईली कंप्रेसिबल, ठीक है। तो इसे आप ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर चुके हैं पहले ही, तो जल्दी से इसको पढ़ डालते हैं कि जो गैसेस होते हैं वो बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स के बने हुए होते हैं, और इनके बीच में जो स्पेसेस होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं। और हमने कहा कि जो एक्चुअल वॉल्यूम है गैस के मॉलिक्यूल्स का, दैट इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन देम। So the large empty spaces between the gas molecules, this can be reduced by applying the external pressure, and hence the gases they are compressible, जिसे हमने अभी अंडरस्टैंड किया था कि हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर गैस है, ऊपर हमने एक पिस्टन फिट किया है, तो जब हम इसको ऊपर से प्रेस करते हैं तो हम क्या लगा रहे हैं, हम ऊपर से एक प्रेशर लगा रहे हैं, और प्रेशर लगाने से हम क्या कर रहे हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच की जो एम्प्टी स्पेसेस हैं उनको कम कर रहे हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स पास पास में आ रहे हैं, और पास पास में आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, इतनी पास पास में आ सकते हैं कि वेल इतना बड़े कंटेनर को पहले गैस ने ऑक्यूपाई किया था और अब इतनी छोटी सी जगह को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। सो व्हाट डू वी मीन बाय दिस, दैट द गैसेस दे आर हाईली कंप्रेसिबल। अगर इसके कंपैरिजन में अगर आप एक लिक्विड को देखोगे तो वेल आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि अगर आपके पास ये जो सिरिंज है ये खाली हो, इसके अंदर सिर्फ हवा भरी हो, तो आप इसको बड़े आसानी से प्रेस कर सकते हो, मगर अगर इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है तो आपको थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ता है, सो दैट कि ये दवाई निकल के आप उसको इंजेक्ट कर सको, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट कि हमारे पास जो गैसेस होते हैं दे आर हाईली कंप्रेसिबल, वेयर एज द लिक्विड्स दे आर नेग्लिजिबली कंप्रेसिबल, ना के बराबर उनके अंदर कंप्रेशन कर सकते हैं, और सॉलिड को तो हम कंप्रेस कर ही नहीं सकते, ठीक है। सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट अब यहाँ पे अब आप क्या देख रहे हो, वेल यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक टायर है, एक ऐसा टायर है जो कि अंडर इन्फ्लेटेड है, जिसके अंदर गैस जो है वो कम है, एयर कम है, ठीक है। इसलिए आप देखोगे कि यहाँ पे आपको ये दिख रहा है स्पेस, रेड लाइन, और इस नीचे
ये बिल्कुल थोड़ी सी स्पेस पड़ी है, इसका मतलब इसमें हवा कम है। आप लोग ने अभी जब कार में ट्रैवल करते होगे तो आप लोगों को बात भी की होगी कभी कि आज हवा जो टायरों में है वो कम है, इसलिए इसके अंदर गैस भरवा के जाना है, एयर भरवा के जानी है, ठीक है। और फिर ये वाला कौन सा टायर है, ये प्रॉपरली इन्फ्लेटेड है, देखो बिल्कुल ऐसे रोड को प्रॉपरली टच कर रहा है। और ये वाला क्या है, ओवर इन्फ्लेटेड है, इसमें ज्यादा ही हवा भरी हुई है, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्यों दिखाया, वेल मैंने ये आपको इसलिए दिखाया, द गैसेस दे आर एक्सपेंसिबल। हम गैस को एक्सपैंड भी कर सकते हैं। और कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं, वेल हमारे पास एक गैस है, ठीक है, ये एक टायर के अंदर गैस भरी हुई थी। अब ये वाली टायर के अंदर जब हमने गैस को भरा तो उसके बाद हमने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ा दिया। जब हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, कैसे टेम्परेचर को बढ़ सकता है, हम मानो कि आपने जिस दिन गैस को टायर में भरवाया था उस दिन मौसम ठंडा था, ठीक है, और उसके अगले ही दिन बहुत ज्यादा गर्मी थी। तो जब बहुत ज्यादा गर्मी होगी तो आउटर टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस गैस के ऊपर ज्यादा टेम्परेचर है, जब गैस है वो हीट हो रही है, उसका टेम्परेचर जब ज्यादा होता है तो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज दैट द टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। जितना हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे उतने मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी पार्टिकल्स की तो वेल वो पार्टिकल्स क्या करेंगे, वो दूर दूर जाएंगे, और जब वो दूर दूर जाएंगे तो वेल वो ज्यादा वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है। तो आप ये मान सकते हो कि मैंने एक टायर को गर्मियों के दिनों में कम इन्फ्लेट किया। क्यों कम इन्फ्लेट किया, इसलिए कम इन्फ्लेट किया क्योंकि टेम्परेचर जब ज्यादा होता है तो गैसेस एक्सपैंड करती हैं। तो वो जब गैस एक्सपैंड करेगी तो वेल वो टायर अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। और अगर बहुत ज्यादा गर्मी होगी तो वेल वो ओवर इन्फ्लेटेड भी शो हो सकता है और ये टायर गर्मियों में फट भी सकता है। बहुत केसेस होते हैं ऐसे जहां पे टायर गर्मियों में फट जाते हैं। क्यों फट जाते हैं, बिकॉज द गैसेस दे आर एक्सपेंसिबल। Okay, so when the temperature of a gas is increased, the average kinetic energy of the gas molecules increases, making the molecules move farther apart from each other, thus increasing the volume. So the game gas is now occupying a greater volume, right? Why? Because the gases they are expansive. ठीक है, so when the pressure is going to be reduced, अगर हम प्रेशर को कम कर देंगे तो वेल इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस जो है वो इंक्रीज कर जाएंगे और वो गैसेस क्या है, एक्सपैंड करेंगे, ठीक है। तो एक आपको वॉल्यूम के टर्म्स में आपने अंडरस्टैंड किया। अब आप उससे अगर क्या अंडरस्टैंड कर रहे हो कि हम अगर प्रेशर को कम कर देंगे, अब इसी टायर के अंदर से मैं अगर इसका प्रेशर कम कर दूं, राइट, इसमें से गैस थोड़ी बाहर निकाल दो तो अब वो कम प्रेशर हो जाएगा क्योंकि वो जो गैस के मॉलिक्यूल्स है मैंने उसके अंदर से कम कर दिए। अगर मैंने वो गैस के मॉलिक्यूल्स इसके अंदर कम कर दिए तो उससे प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो इंटरमोलिकुलर स्पेसेस कम हो जाएंगी क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स अब उनके वो कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर जा सकते हैं, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर कि हम अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स एक ज्यादा वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। ज्यादा वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करने का मतलब कि वो एक्सपैंड कर रहे हैं, या हम उसके प्रेशर को कम कर दें। अगर हम उनके प्रेशर को कम कर देंगे तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस इंक्रीज कर जाएंगे एंड द गैसेस दे आर गोइंग टू एक्सपैंड, ठीक है। Next property, that is that the gases they liquefy on lowering the temperature. So this is just opposite to when we say कि अब हमने अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो गैसेस एक्सपैंड करते हैं, तो जब गैसेस का टेम्परेचर हम करेंगे लो करेंगे तो गैसेस क्या होंगे, वो पार्टिकल्स जो होंगे वो पास पास में आएंगे। अब जब वो पास पास में आएंगे तो वेल अब क्या होगा, उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएंगी एंड द गैस में गेट कन्वर्टेड टू अ लिक्विड। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें वाटर वेपर्स की, तो हमने पानी लिया, हमने उसको हीट करना शुरू किया, वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, ठीक है। वाटर वेपर्स बनने जब शुरू हुए आपने उसके ऊपर एक प्लेट ढक दी और गैस को बंद कर दिया, आपने हीटिंग को बंद कर दिया, ठीक है। जब अब वो जो वाटर वेपर्स है अब वो क्या होंगे, वो कंडेंस होना शुरू होंगे और वो प्लेट के ऊपर ही कंडेंस कर जाएंगे। आप थोड़ी देर बाद प्लेट हटा के देखोगे तो आपको प्लेट पे लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे। तो वो कहाँ से आए, वेल वो आए बाय द कंडेंसेशन ऑफ द वाटर वेपर्स, ठीक है। तो हमने जैसे ही टेम्परेचर को लोअर डाउन किया तो वाटर वेपर्स दे गॉट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड वाटर,
राइट. सो द गैसेस दे कैन लिक्विफाई ऑन लोअरिंग द टेम्परेचर. बट कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आपको गैस को लिक्विफाई करना है तो उसके लिए आपको गैस को कूल करने के साथ साथ प्रेशर को भी बढ़ाना पड़ता है. गैसेस को एक्सपैंड करने के लिए टेम्परेचर को आपने क्या किया था, बढ़ाया था, और प्रेशर को हमने लोअर डाउन किया था. ठीक है. अगर अब आपको गैस को लिक्विफाई करना है तो बहुत सारे केसेस में गैस अकेले टेम्परेचर से हो सकता है ना लिक्विफाई करे, तो आपको दोनों चीजें करनी पड़ेंगी. गैस को कूल भी करना पड़ेगा और प्रेशर को भी बढ़ाना पड़ेगा. तो उससे होगा क्या? Well, high pressure will cause the molecules to come closer. आपने ऊपर से पिस्टन को नीचे को प्रेस किया था ना अभी, तो वो पिस्टन को जब हमने प्रेस किया था, जस्ट लेट मी शो, या सो ये हमने पिस्टन को प्रेस किया, तो पिस्टन को जब हमने प्रेस किया तो मॉलिक्यूल्स जो थे वो पास पास में आ गए. साथ में आपने क्या किया, आपने उस गैस को कूल भी कर दिया. अब गैस को कूल किया तो कूल करने पे अभी मैंने आपको क्या बताया था कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो टेम्परेचर अगर कम करेंगे तो जो पार्टिकल्स हैं उनकी स्पीड भी कम हो जाएंगी, वो स्लोली मूव करना शुरू करेंगे और वो पास पास में हैं. तो वेल अब पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो स्ट्रांग हो जाए और वो जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में पास पास में आ जाए, ज्यादा पास पास में आ जाए, इन पोजिशन टू बिकमिंग अ लिक्विड. ठीक है. सो द हाई प्रेशर causes the molecules to come closer. The low part temperature, this makes them move slowly, and both factors together they render the molecules coalesce together, एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, and the gases they will be attaining the liquid state. ठीक है. सो आई होप दिस इज क्लियर कि गैसेस को अगर एक्सपैंड करना है तो टेम्परेचर को बढ़ाना है, गैसेस को अगर लिक्विफाई करना है तो टेम्परेचर को कम करना है, गैसेस को अगर एक्सपैंड करना है तो प्रेशर को कम करना है, गैसेस को लिक्विफाई करना है तो प्रेशर को बढ़ाना है. ठीक है. All right. So now the next property that we have is that the gases they cannot be poured out. इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर आप एक ग्लास पानी का लेते हो तो आप उस पानी को दूसरे ग्लास में डाल सकते हो, तीसरे ग्लास में डाल सकते हो, तो आप ग्लास के जो पानी है उसको पोर कर सकते हो दूसरे ग्लास में. ठीक है. तो ऐसा आप गैसेस के साथ नहीं कर सकते. The gases they cannot be poured out from one container to another. All right. The gases they cannot be completely transferred from one container to another. आप ये भी नहीं कह सकते हो कि आपने एक कंटेनर में से गैस सारी की सारी निकाल के दूसरे कंटेनर में डाल दी, ऐसा भी आप नहीं कर सकते हो. और अगर आप एक वेसल को दूसरे वेसल के साथ कनेक्ट करोगे then the gas will get distributed in both the containers. इसका मीनिंग क्या है? सपोजिटली मेरे पास ये दो कंटेनर्स हैं, एक कंटेनर का वॉल्यूम है V1, दूसरे कंटेनर का वॉल्यूम है V2. ठीक है. और इन दोनों के बीच का जो रास्ता है अभी फिलहाल हमने ब्लॉक किया हुआ है. ठीक है. तो ये दोनों वेसल्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगी जब मैं इसको यहाँ से खोल दूंगी. ये एक नॉब है, तो उसको खोलते ही क्या होगा, ये दोनों वेसल्स एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे. अभी फिलहाल ये एक दूसरे से डिस्कनेक्टेड है और मैंने क्या किया है, मैंने गैस को एनक्लोज किया है इस कंटेनर में जिसकी वॉल्यूम है V1. तो मेरी गैस की वॉल्यूम कितनी होगी? मेरी गैस की वॉल्यूम होगी जो इस कंटेनर की वॉल्यूम है, दैट इज V1. राइट. सो जस्ट रिमेंबर कि गैसेस इज गोइंग टू हैव द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर. तो जिस भी कंटेनर में आपने गैस को डाला है उसी कंटेनर की वॉल्यूम उस गैस की वॉल्यूम भी होगी. ठीक है. तो अगर मेरा ये कंटेनर का वॉल्यूम V1 है और मैंने इसके अंदर गैस को डाले तो मेरी गैस की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? V1 हो जाएगी. अब उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने उन दोनों के बीच का पिस्टन खोल दिया. जब मैंने खोला तो ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए. राइट. अब अगर ये कनेक्ट हो गए और अब मैं आपसे पूछूं कि गैस की वॉल्यूम कितनी है, तो वेल गैस की वॉल्यूम कितनी होगी? V1 प्लस V2, क्योंकि इस कंटेनर की वॉल्यूम V1, इस कंटेनर की वॉल्यूम V2, और अब जो गैस है दिस इज गोइंग टू गेट डिस्ट्रीब्यूटेड in both the containers, so the volume of the gas is going to be equal to the volume of the two containers V1 plus V2. ठीक है. समझ में आया? तो गैस दिस कैन नॉट बी पोर्ड फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर, इट कैन नॉट बी कंप्लीटली ट्रांसफर्ड कि अगर मैं कहूँ कि V1 से सारी V2 के अंदर चली जाए, नहीं, ये एक तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी जब हम इनको आपस में कनेक्ट करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट अब आप यहाँ पे क्या देख सकते हो? वेल आप यहाँ पे देख सकते हो अगरबत्ती.
अगरबत्ती को जब हम जलाते हैं, एक कोने में हम जलाते हैं या अपने पूजा के रूम में जलाते हैं, तो क्या होता है कि ये पूरी जगह सब जगह स्प्रेड कर जाती है। ठीक है, ये सारे के सारे कमरे में स्प्रेड कर जाएगी फ्रेग्रेंस उसकी अगरबत्ती की। सिमिलरली अगर आप एक परफ्यूम की बोतल लो और उसको खोल के रख दो, तो थोड़ी देर बाद वो जो परफ्यूम की जो स्मेल है वो सारे के सारे कमरे में स्प्रेड कर जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ वहीं पे रहेगी। ठीक है, अगरबत्ती को आपने जिस कोने में लगाया उसकी फ्रेग्रेंस उसी कोने में रहेगी, ये सारे के सारे कमरे में स्प्रेड कर जाएगी। अगर आप कमरे का दरवाजा खोल दोगे तो और बाकी के कमरों में भी स्प्रेड कर जाएगी, राइट। तो यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आई ऑफ द gases, that the gases they can diffuse easily and they form a homogeneous mixture। एक यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन में वो फॉर्म करते हैं। हाँ, हमारे आसपास एयर है, ठीक है, तो एयर के अंदर ये जो गैस होगी, जो इसके पार्टिकल्स हैं, परफ्यूम के पार्टिकल्स हैं, या ये इसका जो धुआं निकला है उसमें जो पार्टिकल्स हैं, गैस के पार्टिकल्स हैं, तो वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएंगे थ्रू आउट द होल एयर and form a homogeneous mixture, and this is due to the property the gases they have, the property is called as diffusion। ठीक है, so rapidly and randomly moving particles of one gas can move into and occupy the large intermolecular spaces separating the molecules of another gas and hence they get mixed together। This property is called as diffusion। तो गैस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस बहुत ज्यादा हैं, अगर कोई और गैस आएगी तो वो स्पेसेस को ऑक्यूपाई बड़े आसानी से कर सकती है और गैसेस इस तरीके से आपस में यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाती हैं और इस प्रॉपर्टी को हम डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ पे भी एग्जाम्पल देख सकते हो कि किचन में जब खाना बनता है और आप अपने कमरे में बैठ के पढ़ रहे होते हो, तो वो जो स्मेल होती है खाने की, जो किचन में बन रहा होता है और हमसे बहुत दूर होता है, फिर भी हमें वो स्मेल आ जाती है। आज क्या बन रहा है खाने को, कुछ अच्छा बना रहे हो, केक बनने की स्मेल आ रही है या पिज्जा बनने की स्मेल आ रही है, सब आपके नाक तक पहुंच जाती है। कैसे? because of the property of diffusion। Similarly यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देख सकते हो and that is the example of the LPG gas that is leaking। तो LPG के गैस सिलेंडर्स में एक सब्सटेंस डाली हुई होती है जिसे हम कहते हैं इथाइल मरकैप्टन। ठीक है, और जब एलपीजी गैस लीक करती है तो ये भी बाहर निकलती है और ये यूनिफॉर्मली बहुत तेजी से स्प्रेड हो जाती है और इसकी एक बहुत ही गंदी सी स्मेल होती है, जिससे हमें ये मालूम लग जाता है कि गैस की लीकेज हो रही है और हम उसको जल्दी से जाके बंद कर देते हैं और हम किसी भी मिसहैप को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो अगेन दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द गैसेस दैट दे शो डिफ्यूजन। ठीक है, सो आई होप दिस all with the help of the examples is very clear। डिफ्यूजन को थोड़ा सा और अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि जो गैसेस के अंदर डिफ्यूजन होती है वो बहुत ही स्विफ्ट होती है, बहुत ही तेज होती है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट देखो कि हमने एक एक्सपेरिमेंट में एक टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस को लिया विच इज अ कलरलेस गैस, और एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने ब्रोमीन के वेपर्स को लिया। ठीक है, और ब्रोमीन के जो वेपर्स होते हैं दे आर रेडिश ब्राउन इन कलर और उनके बीच में हमने कुछ एक सेपरेटिंग डिस्क रखी हुई है, दोनों आपस में मिक्स नहीं कर पा रहे और फिर आपने तेजी से इस डिस्क को बाहर निकाल दिया, तो आप जरा सी ही देर में देखोगे कि ये दोनों गैसेस आपस में मिक्स हो गई, यूनिफॉर्म मिक्सचर हो गया और ये एक येलोइश ब्राउन कलर का एक मिक्सचर फॉर्म हुआ। ठीक है, तो ये क्यों फॉर्म हुआ? हाइड्रोजन गैस के जो पार्टिकल्स थे अपनी हाई कंसंट्रेशन से, यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स ज्यादा थे, यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स थे ही नहीं, तो ये इधर को मूव होना शुरू हो गए। ब्रोमीन के वेपर्स बहुत हैवी होते हैं इन कंपैरिजन टू द हाइड्रोजन गैस, बट इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो उससे ज्यादा हैवियर है, मगर वो एक गैस है और गैस के पार्टिकल्स बहुत ही तेजी से ऊपर को भी मूव करेंगे अगेंस्ट ग्रेविटी ऑल्सो, और ये हाइड्रोजन गैस के साथ मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस नीचे को आ रही है, उसके मॉलिक्यूल्स इधर नहीं थे, ब्रोमीन गैस के मॉलिक्यूल्स इधर नहीं थे, वो उधर को जाना शुरू होगी और यूनिफॉर्म मिक्सचर फॉर्म हुआ एंड दिस इज वेरी क्विक। ओके, सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। वो किसी भी डायरेक्शन में गैस के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं और तेजी से मूव करते हैं। ठीक है, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं, दे कैन इजीली फिट इनटू द स्पेसेस अमंगस्ट ईच अदर।
सो आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड कि जो गैसेस होते हैं वो आसानी से एक दूसरे में डिफ्यूज हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, एंड व्हाट दे फॉर्म इज अ होमोजेनस मिक्सचर, एक ऐसा मिक्सचर जो कि थ्रू आउट द सेम कॉम्पोजिशन रखेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप एक ग्लास पानी का लो और उसमें अगर आप चीनी घोलोगे तो सारे के सारे पानी के अंदर जो चीनी है वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि एक चम्मच आप पानी को मीठे पानी का पियोगे तो वो ज्यादा मीठा होगा, दूसरा चम्मच कम मीठा होगा, ठीक है। तो यूनिफॉर्मली स्वीटनेस जो होती है वो पानी में फैल जाती है। बिल्कुल वैसे ही जब दो गैसेस एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे तो वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएंगे, दिस विल बी फॉर्मिंग अ होमोजेनस मिक्सचर। और दूसरी चीज जो हम आपने अंडरस्टैंड की वो ये है कि जो गैसेस होती है उनके अंदर डिफ्यूजन जो होती है वो बहुत फास्ट होती है, ठीक है। इससे रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो कि आपको अंडरस्टैंड करनी है कि ये जो गैसेस है वो कितने फास्टली मूव करते हैं, उनका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो कैसे हम अंडरस्टैंड करें। सो द रेट ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ द गैस दिस वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी। इसका मीनिंग ये है कि अगर हम कहें कि कैपिटल D इज द रेट ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ द गैस एंड स्मॉल d इज द डेंसिटी, then the rate of the diffusion, this is going to be inversely proportional to the square root of density। एक गैस की डेंसिटी, एक गैस की कांस्टेंट वॉल्यूम में एक फिक्स्ड मास है, ठीक है। उस मास अपॉन यूनिट वॉल्यूम से आपने डेंसिटी कैलकुलेट की, उस डेंसिटी का जब आप अंडर रूट करोगे उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन है। अगर डेंसिटी कम है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा, अगर डेंसिटी ज्यादा है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। और डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब ये है कि अगर आप वॉल्यूम को सेम रखोगे तो गैस की जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो किस पे डिपेंडेंट होगा, उसके मास पे। जितनी गैस हल्की उतनी रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगी, ठीक है। सो द डिफ्यूजन ऑफ द लाइटर गैसेस, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, मीथेन गैस, अमोनिया गैसेस, दिस इज गोइंग टू बी फास्टर देन द हैवियर गैसेस लाइक HCl, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा। सो रिपीटिंग इट वंस अगेन, हम ये कह रहे हैं कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस होता है कि वो कितनी इजीली दूसरी गैस में मिक्स करती है वो किस पे डिपेंडेंट है, डेंसिटी पे। और डेंसिटी किस पे डिपेंडेंट है, मास पर यूनिट वॉल्यूम से, ठीक है। अगर आप वॉल्यूम को फिक्स कर लें तो किस पे डेंसिटी डिपेंडेंट होगी, मास पे, ठीक है। तो अगर एक गैस का मास ज्यादा है तो उसकी जो डेंसिटी है वो ज्यादा होगी, और अगर डेंसिटी ज्यादा है तो उसकी डिफ्यूजन कम होगी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर एक गैस लाइट है मतलब उसका मास कम है तो उसकी डेंसिटी कम होगी, डेंसिटी कम होगी तो डिफ्यूजन ज्यादा होगी, ठीक है। और अगर हैवियर है तो उसकी डिफ्यूजन का जो रेट है वो कम होगा, वो धीरे धीरे डिफ्यूज करेगी, ठीक है। इसको हम एक अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट के साथ भी, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। सो एक्सपेरिमेंट क्या है, एक्सपेरिमेंट है कि हमने एक टेस्ट ट्यूब ली विच वाज ओपन फ्रॉम बोथ द साइड्स, ठीक है। और ये टेस्ट ट्यूब ऐसी टेस्ट ट्यूब है जो दोनों साइड से ओपन है, सो दैट कि आप देख सकें कि उसके अंदर क्या हो रहा है। इट इज ट्रांसपेरेंट, यू कैन सी व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड। तो उसमें हमने क्या किया, एक कॉटन बॉल ली, उसको हमने अमोनिया के अंदर डिप करके इसके साइड पे लगा दिया, और दूसरी साइड पे हमने उसमें HCl को, कॉटन बॉल को डिप करके यहाँ पे फिक्स कर दिया। लाइक अमोनिया इज ऑल्सो गैस एंड HCl इज ऑल्सो गैस, तो वो दोनों क्या करेंगी, डिफ्यूज करेंगे। जो अमोनिया है अपनी हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करेगी, इसलिए अमोनिया की जो गैस है वो HCl की तरफ मूव करेगी, सिमिलरली HCl अमोनिया की तरफ मूव करेगी। और जहां पे भी ये दोनों गैसेस मिलेंगी वेल ये फॉर्म करेंगे कंपाउंड दैट इज कॉल्ड एज अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, ठीक है। और जहां पे भी ये मिलेंगे अमोनियम क्लोराइड फॉर्म करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड के वाइट स्मोक निकलेगी, ठीक है। वाइट स्मोक रिंग ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज फॉर्म। सो व्हाट वी ऑब्जर्व इज कि अगर हम एक साइड से अमोनिया डालते हैं, एक साइड से HCl डालते हैं, तो वेल HCl जो गैस है दिस इज हेवियर देन द अमोनिया गैस, इसलिए उतने ही टाइम में HCl आगे कम मूव कर पाएगी और अमोनिया ज्यादा जल्दी से डिफ्यूज कर जाएगी, वो आगे को चली जाएगी। सो ये जो व्हाइट रिंग है दिस विल नॉट बी फॉर्म्ड इन द सेंटर, इट विल बी फॉर्म टुवर्ड्स द HCl साइड,
ठीक है, मीनिंग क्या हुआ कि अमोनिया तेजी से डिफ्यूज करके आगे को बढ़ गई, उतनी ही देर में HCl को डिफ्यूज करने में टाइम ज्यादा लगा, इसलिए उसने कम ही डिस्टेंस को कवर किया, और जहां पे अमोनियम क्लोराइड बना उसने ये प्रूव किया कि अमोनिया इज अ लाइटर गैस देन द HCl गैस। ठीक है, आई होप नाउ दिस कंसेप्ट इज क्लियर कि जो गैसेस होते हैं दे डिफ्यूज इजीली, फॉर्म अ होमोजेनस मिक्सचर, बनाएंगे मिक्सचर, मगर जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, एंड डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। तो अगर एक गैस हेवियर है तो उसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो कम होगा, और एक लाइटर गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। So from this what do we understand the characteristic properties of the gases? जल्दी से उनको sum up कर देते हैं। पहला हमने composition of gases के बारे में पढ़ा कि जो gases होते हैं उसके अंदर बहुत ही particles present होते हैं, minute particles होते हैं, atoms होते हैं, molecules होते हैं, और उनके बीच में large spaces present होती हैं, और उनका actual gases के molecules के जो volume occupy करते हैं वो ना के बराबर होता है। सेकेंड हमने स्टडी किया कि जो गैसेस होते हैं ना तो उनका डेफिनेट शेप होता है ना वॉल्यूम होता है, वो शेप भी कंटेनर का लेंगे, वो वॉल्यूम भी कंटेनर का लेंगे जिसके अंदर भी हम गैस को डालेंगे। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि जो गैसेस होती हैं उनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा कम होती है। फिर हमने पढ़ा कि जो गैसेस होते हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, एंड दे एक्सर्ट इक्वल प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट हमने स्टडी किया जो गैसेस होते हैं दे आर हाईली कंप्रेसिबल, दे आर एक्सपेंसिबल, वो एक्सपैंड भी कर सकते हैं, and they can be liquefied on lowering the temperature. So when they are going to expand, it is going to be a high temperature and a low pressure. ठीक है, और अगर आपको उसको लिक्विफाई करना है तो टेम्परेचर को लो कर दो और प्रेशर को हाई कर दो। ठीक है, सो इस तरीके से आप गैस को लिक्विफाई कर सकते हो। The gases they cannot be poured out, and the gases they diffuse easily and form a homogeneous mixture. ठीक है, so I hope all the concepts they are clear. So that would be all for this lecture. I hope आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा, सब कुछ समझ में आया। तो हम अगले लेक्चर में फिर से अपने स्टडी ऑफ गैस लॉज को कंटिन्यू करेंगे। अगले लेक्चर में हम स्टडी करेंगे द स्टेट ऑफ अ गैस। So this is Dr. Ritu Johar from the channel H2O, the A to Z of chemistry. And in case you're lacking my lectures, please do subscribe to the channel. Click on the like link, motivates me a lot when you could give me a thumbs up, and also do share it with your friends. So see you again. Have a nice day. God bless you.